नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज आपके सामने एक और नई क्लास के सामने हाजिर हूं, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट 240 एनटीए नेट हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट 240। और हमारा उद्देश्य है अब की बार नेट रिजर्व पार। तो आपके लिए परीक्षा में आने वाले बिल्कुल सेलेक्टेड सवाल लेके आए हैं और ऐसे ही सवाल आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और आपको ये देखना है कि भाई आपके कितने सही हैं, कमेंट करके बताना। और अगर आपके 60 या 70% भी ठीक हैं तो आपका नेट रिजर्व पक्का है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जेबी स्टडी पॉइंट को। और फ्रेंड्स, अभी हम एक नया चैनल लॉन्च करने वाले हैं, जेबी स्टडी पॉइंट डिफेंस, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, जिस पर एसएससी, जीडी वगैरह, एसआई वगैरह की तैयारी हुआ करेगी। तो बेल आइकन दबा दीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। हमारा जेबी स्टडी पॉइंट का ऐप है, इसको डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। डेमो क्लास करने के लिए या नोट्स डाउनलोड करने के लिए ये हमारा जेबी स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है, इसको डाउनलोड कीजिएगा, जहाँ पर हम आपको तरह तरह के सवाल देते रहते हैं। हमारे 3 कोर्स चल रहे हैं। 6 महीने का कोर्स नेट हिस्ट्री का 3000 का है, 1 साल का 4000 रुपये का है और लाइफ टाइम का आपको 5000 का कोर्स मिलेगा। और दोस्तों सफलता की गारंटी मिलेगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आपको देखना है कि आपका जो तैयारी का आकलन है वो कैसा है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कैसी क्लास चल रही है। सही है, चलो। तो देखो, पहला सवाल आपके सामने है, 11वीं और 12वीं सदी के जनजातियों से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है। आपको हर एक सवाल में 20 सेकंड का समय मिलेगा। कितना सेकंड? 20 सेकंड का समय मिलेगा कमेंट करने के लिए। कमेंट कीजिए और अपनी तैयारी का आकलन कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही सवाल आएंगे। हमने जो तरीका ईजाद किया है आपके सामने सवालों के माध्यम से जो प्रैक्टिस सेट कराने का, वो ऐसा है कि भाई आपके नेट एग्ज़ाम से बिल्कुल मैच करने वाला है। तो दोस्तों पहले सवाल का पहला देखते हैं। कुछ जनजातीय परिवार शासक वर्ग में शामिल हो गए और कई के कुल राजपूत मान लिए गए। बिल्कुल ठीक है। देखो, हूण आए, शक आए, कुषाण आए, क्या हुआ, इन्होंने जो है, ये विदेशी जातियां थी, इन्होंने क्या किया, भारत में आकर इन्होंने जो है हिंदू धर्म को ग्रहण कर लिया, ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या बन गए, यही बाद में आकर राजपूत बन गए। पहला ठीक है। दूसरा, पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था, क्योंकि इन्होंने ही, इन पर ही सिंध पर, पंजाब पर इस्लाम का आक्रमण हुआ था। और इनके जो प्रजा ने, कह सकते हैं कि भाई तलवार के बल पर या डर के वजह से जो इस्लाम कबूल कर लिया। क्योंकि भाई जब मोहम्मद कासिम आया सिंध पर और वहाँ फिर गजनवी आया, फिर गौरी आया, तो इन्होंने दोस्तों क्या किया कि भाई या तो आप मरो या इस्लाम को ग्रहण करो, ये दोनों फॉर्मूला के लोगों के सामने रखे। तो लोगों ने क्या किया कि भाई इस्लाम धर्म को कबूल करना पसंद किया, मरना पसंद नहीं किया। तो दूसरा भी ठीक है।
तीसरा, इस्लाम को अपनाने वाले इन जनजातीय क्षेत्रों में हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित सामाजिक व्यवस्था को बड़े पैमाने में स्वीकार किया गया। बिल्कुल गलत है। देखो, हिंदू धर्म में इतनी जातियां बन चुकी थी उस समय पूर्व मध्यकाल में कि लोगों का जीना जो है दुश्वार हो गया था। जैसे ही इस्लाम का आक्रमण भारत पर शुरू होता है, ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म का आगमन होता है, तो लोगों ने देखा कि भाई जो इस्लाम है वो कम कट्टरवादी है हिंदू धर्म के मुकाबले, क्योंकि हिंदू धर्म में जातियां इतनी थी, इतना जातिवाद था कि लोगों का जीना दुश्वार हो गया था। जैसे ही उन्होंने इस्लाम धर्म के बारे में सुना या उनको ज़बरदस्ती कबूल करना पड़ा, तो उन्होंने देखा कि भाई इस धर्म में हाँ स्वतंत्रता है। तो इसलिए क्या हुआ, तो जो जनजातीय क्षेत्रों में थे उन्होंने तो नहीं अपनाया, क्योंकि देखो आज भी वो उसी व्यवस्था को अपनाते आ रहे हैं, परंतु जो जातिवाद के दम्भ से ग्रसित थे उन्होंने ज़रूर अपना लिया, जनजातियों ने नहीं अपनाया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी गलत हो जाएगा। तो कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अहोम समाज के अंतर्गत नीचे दिए गए कथनों पर आपको बताना है कौन सा सत्य है। अहोम समाज, अहोम कहाँ है समाज, कमेंट करके बताइए। अहोम समाज भारत के किस राज्य में पड़ता है? और अक्टूबर के एग्ज़ाम, जो अक्टूबर का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, तो यहाँ से एक सवाल ज़रूर आया था। तो यहाँ से एक सवाल ज़रूर आया था कि बुरुंजी, अक्टूबर वाले एग्ज़ाम में आया था, बुरुंजी क्या है? देखो, बुरुंजी जो है असम के जो ऐतिहासिक वृत्तांत हैं, ऐतिहासिक कथाएं हैं, ऐतिहासिक जो ग्रंथ हैं, जो राजा महाराजाओं की जो वंशावलियाँ हैं, उनको जो है बुरुंजी कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? बुरुंजी कहा गया है। तो पहले देखते हैं, लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो उस समय का असम का जो समाज था वो युद्ध प्रिय था। अहोम समाज में क्या थी भाई? एकता थी। जब भी अहोम का नेता या अहोम का राजा जो कहीं किसी दूसरे राज्य पर कह सकते हैं आक्रमण करता, तो सारे अहोम मिलकर जो है उसके साथ हो लेते थे और आक्रमण करते थे। तो पहला ठीक है। दूसरा देखते हैं, अहोम समाज एक रूढ़िवादी समाज था जो कवियों एवं विद्वानों को कोई प्रोत्साहन नहीं देता था। बिल्कुल गलत है। देखो, मैंने कहा जो अहोम समाज था, असम का अहोम जो समाज था वो रूढ़िवादी नहीं था दोस्तों, वो एक तर्कवादी समाज था, वो एक परिष्कृत समाज था, विकसित समाज था। लोगों ने जो है विद्वानों को भी हैं और कवियों को भी, संगीतकों को भी, लेखकों को भी आश्रय दिया, लोगों ने प्रोत्साहन दिया, पुरस्कार दिया लोगों ने। तो क्या हुआ, लोग जो है दूसरे देशों से कवि, लेखक, संगीतकार वहाँ पर आने लगे, तो राजाओं ने भी उनको आश्रय दिया था, इसलिए जो है एक परिष्कृत समाज बन गया था। तो दूसरा गलत है, यानी कि कौन सा ठीक है? केवल फर्स्ट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भक्ति के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से विचार कीजिए कि कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है, और आपके सामने 20 सेकंड का समय दिया जा रहा है कमेंट करने के लिए। और दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए सभी को शुभकामनाएं हमारी तरफ से, जेबी स्टडी पॉइंट की तरफ से। ठीक है, सभी मन लगाकर पढ़िएगा
और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिएगा। अपनी जो तैयारी है उस पर गर्व महसूस कीजिएगा, ताकि ये जो गर्व है, ये जो कॉन्फिडेंस है, एग्ज़ाम में काम आ सके। बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होना इस समय, क्योंकि आज का जो समय चल रहा है, अब जो समय चल रहा है, वो आपका मोटिवेट होने का टाइम है, ना कि डिमोट होने का टाइम है। अगर यहाँ पर आपके एक सवाल गलत हो रहे हैं तो डिमोट मत होना दोस्तों, डिमोट मत होना। बार बार बोल रहा हूँ, डिमोट मत होना, उदास मत होना, नाराज़ मत होना, उदास मत होना बिल्कुल भी, क्योंकि ये रियल एग्ज़ाम नहीं है। रियल एग्ज़ाम आएगा, ठीक है, आएगा ज़रूर, मेरे करण अर्जुन आएंगे ज़रूर आपने सुना होगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी मत घबराना, क्योंकि जेबी साथ में तो नेट JRF हाथ में है। पहला देखते हैं, विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। बिल्कुल ठीक है। देखो, जब भक्ति आंदोलन शुरू हुआ तो किसी संत ने देवी को माना, किसी ने शिव जी को। देखो, शिव के मानने वाले कौन थे? नैनार थे। विष्णु को मानने वाले कौन थे? अलवार थे। और दुर्गा को देखो, दुर्गा जो बंगाल में भी ज़्यादातर होती है, दक्षिण भारत में दुर्गा पूजा होती है ज़्यादातर, और उत्तर भारत में होती है, लेकिन सब जगह जो है दुर्गा पूजा होती है। तो दुर्गा के मानने वालों ने भी जो है दुर्गा पूजा शुरू की, और इनको जो है परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। पहला ठीक है। दूसरा, स्थानीय मिथक। मिथक माने, देखो, आपने कोई कहानी सुनी कि भाई फलां नाम का देवता जो है बड़ा प्रसिद्ध है, आपने देखा नहीं, एक कहानी पढ़ी, उसको बोलते हैं मिथक, ठीक है। भाई मैं कहने लगूँ कि भाई शिव जी की तीसरी आँख है, देखी तो किसी ने है नहीं, ठीक है, परंतु एक आस्था है, आस्था के रूप में उसको हम मानते हैं। तो एक दोस्तों मिथक है, ये मिथ्या है, एक हमारी कल्पना है ना। तो इसको देखो सच भी नहीं मान सकते, झूठ भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी आस्था का सवाल है। हम नहीं चाहते कि हमारी आस्था पर कोई ठोस पहुंचाए। हमारी जो आस्था है कि भाई उनके तीसरी आंख है तो है ना दोस्तों, है तो है। तो दूसरा ठीक है कि स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के हिस्से बन गए। बिल्कुल ठीक है। तीसरा, भक्ति की विचारधारा इतनी लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। देखो, आपने सुना होगा कि भाई मूर्ति पूजा का चलन शुरू हो गया, जैनों में भी और बौद्धों में भी, जबकि मूर्ति पूजा के विरोधी थे। परंतु क्या हुआ, भक्ति आंदोलन में इन्होंने जो है मूर्ति पूजा शुरू कर दी, कर्मकांड शुरू कर दिए, और ऐसे ही इसलिए इनका पतन शुरू हो गया। ठीक है। तो तीसरा भी ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वीरशैव आंदोलन, लकुलिस, इसके कौन थे? संस्थापक थे। ठीक है। वीरशैव आंदोलन की विशेषताओं से संबंधित इनका विचार करना है। कौन से कथन सत्य है? वीरशैव संप्रदाय, ये वीरशैव आंदोलन, लकुलिस, कायावरोहण, गुजरात, आपको 20 सेकंड का समय दिया जा कमेंट करने के लिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो पहले देखते हैं, तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के प्रतिक्रिया स्वरूप ये आंदोलन शुरू हुआ। बिल्कुल ठीक है। देखो, जो वीरशैव था, तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के खिलाफ ये आंदोलन शुरू हुआ था। दूसरा, ये सभी प्रकार के कर्मकांडों एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे। बिल्कुल ठीक है। देखो, तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा, क्योंकि मूर्ति पूजा के खिलाफ
भाई मूर्ति पूजा के जब खिलाफ कोई आंदोलन शुरू होता है तो वो इसको हम विरोधी भी कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा भी सही है। तीसरा, ये आंदोलन सभी व्यक्तियों की समानता के प्रश्न में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध था। देखो, क्योंकि ब्राह्मणवादी जो विचारधारा थी उस समय वो कैसी थी, ऊंच नीच वाली थी, लोगों में भेद पैदा करने वाली थी। क्योंकि देखो, ब्राह्मण अपने आप को उच्च मानते थे, आज भी मानते हैं वैसे तो, परंतु इतना नहीं मानते हैं। और जो क्षत्रिय थे वो भी जो है क्षत्रिय और ब्राह्मणों में ऊपर निकलने की होड़ लगी रहती थी। क्योंकि देखो, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, सनातन धर्म के अकॉर्डिंग 4 वर्ण हैं, ठीक है। ब्राह्मण पहले नंबर आता है, क्षत्रिय दूसरे पर, तीसरे पे वैश्य, चौथे पे शूद्र। तो दोस्तों, लकुलिस ने जब वीरशैव आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने जो है सभी व्यक्तियों की समानता पर जोर दिया। और देखो, जब समानता की बात आती है तो ब्राह्मणवादी जो आंदोलन है, जो विचारधारा है, वो उसके खिलाफ खड़ी होती है। देखो, बुरे मानने वाली बात नहीं है दोस्तों कि आप सोच लो भाई कि यार ये मास्टर तो ऐसे बोल रहा है। देखो, जो हकीकत है वो हकीकत है। क्योंकि देखो, लकुलिस ने, ये लकुलिस कहता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि सभी व्यक्तियों की समानता के प्रश्न पर उन्होंने कहा भाई सभी व्यक्तियों को समान बनाओ। तो इस प्रश्न पर ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध था। तो कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नाथपंथी गोरखनाथ सिद्धाचार एवं योगी जनों के संदर्भ में विचार कौन सी विशेषताएं हैं। आपको बताना है कौन सा कथन सही है, और आपको 20 सेकंड दिए जा रहे हैं कमेंट करने के लिए। देखो दोस्तों, जब आप इतिहास पढ़ रहे हो तो आपको पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए, यानी कि आप जिस धर्म से हो उस धर्म में भी आप थोड़ा तर्क लगाकर सोचा करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई क्योंकि आप इतिहास के छात्र हो और अगर आप इतिहास के या शैक्षिक क्षेत्र में आप धर्म को लाओगे तो दोस्तों हो सकता है आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाओ। आप अनुसंधान करो तो आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाओ, पक्षपात करो। ऐसा देखो, मैं दोस्तों आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे लिए सारे स्टूडेंट बराबर हैं, सब धर्म बराबर है मेरे लिए। तो मेरे लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं है। तो मैं दोस्तों आपको भी ये प्रेफर करूँगा कि आपको भी ये सोच रखनी चाहिए एक टीचर वाली, क्योंकि देखो हम स्टूडेंट भी हैं और उसी समय छात्र भी होते हैं और उसी समय दोस्तों टीचर भी होते हैं, क्योंकि हम जिंदगी भर सीखते रहना है, ठीक है। जो हम छोटे होते हैं उनको हमें सिखाना होता है। तो जब हम सिखाते हैं टीचर होते हैं, जब सीखते हैं हम स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। तो 5वां जो सवाल है उसमें देखते हैं, इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन दिया। इन्होंने कहा भाई संसार का परित्याग कर दो, सब कुछ जो है मिथ्या है, सब कुछ बेकार है। दूसरा, मोक्ष के लिए इन्होंने योगासन, देखो आपने गोरखनाथ देखे होंगे, जो योग करते थे उस समय, प्राणायाम करते थे, चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया। तीसरा, ये समूह समाज के उच्च वर्गों में बहुत लोकप्रिय था। देखो उच्च वर्ग में नहीं, ये निम्न वर्ग में लोकप्रिय था, निम्न वर्ग में, ठीक है। तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा, इनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया। देखो इन्होंने क्या किया कि जो रूढ़िवादी सोच होती है कि भाई ऐसा तो ऐसा ही है, ठीक है, अगर सृष्टि का निर्माण किसी परम सत्ता ने किया है तो ऐसा ही है। अगर मैंने कहा भाई कि हर एक चीज़ में दोस्तों आपको भी तर्क करना चाहिए, ज्यों का तो भेड़ चाल नहीं चलनी चाहिए कभी भी। देखो भेड़ चाल चलने से क्या होगा कि लोग भेड़ चाल चल रहे हैं लोग बाग,
आगे खाई है और खाई में गिर रहे हैं। भाई आपको इतनी तो समझ होनी चाहिए कि भाई आगे खाई है, मैं इस भेड़ चाल में क्यों चलूं। आपके कदम रुक तो सकते हैं, आपका दिमाग कह सकता है भाई आगे खाई है मैं क्यों जाऊं, मैं पीछे भी लुढ़कता हूँ। भाई आज के समय में लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी पीछे मुड़ने में जो है बेइज्जती महसूस कर रहे हैं, जबकि ये गलत है। दोस्तों शेर जो होता है जब 2 कदम पीछे मुड़ता है ना, लोग सोचते हैं डर गया, मगर वो 2 कदम इसलिए पीछे मुड़ता है कि वो छलांग मार के अपना शिकार कर सके। समझ रहे हैं दोस्तों? तो आपको भी जब पीछे मुड़ना हो तो मुड़िए, दौड़ना हो दौड़िए, चलना हो चलिए, मगर चलते रहो यार। तो चौथा भी ठीक है। तो देखो इन्होंने क्या किया, रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने जो है भक्ति मार्ग धर्म के लिए आधार तैयार किया। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6वीं से 8वीं सदी के बीच दक्षिण भारत में धर्म के निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? ठीक है, आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो 20 सेकंड का समय आपको कमेंट करने के लिए। देखते हैं भाई कौन कौन कमेंट कर रहे हैं। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। तो पहले देखते हैं, विष्णु और शिव लोकप्रिय देवता बन गए। बिल्कुल ठीक है। देखो विष्णु वैष्णव धर्म के अनुयायी ने उनको विष्णु, ठीक है, दूसरे शिव के अनुयायियों ने उनको लोकप्रिय बनाया। नैनार और अलवार, ठीक है। दूसरा, पल्लव राजाओं ने आराध्य देवताओं की प्रतिमा स्थापना के लिए मंदिरों का निर्माण किया। बिल्कुल ठीक है भाई। कितने मंदिर बने इस बीच में, अनगिनत मंदिर बने। कंदरिया महादेव बना, ठीक है, और सूर्य मंदिर बना, खजुराहो के मंदिर बने उस समय। और देखो पल्लवों ने बनवाए, नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया, सेकंड ने बनवाया, महेंद्र वर्मन प्रथम ने बनवाया। कितने लोगों ने जो है काफ़ी मात्रा में, दूसरा भी ठीक है। तीसरा, पुलकेशिन द्वितीय ने मामल्लपुरम की स्थापना की थी। बिल्कुल गलत है। देखो मामल्लपुरम की स्थापना किसने की थी? नरसिंह वर्मन ने की थी। नरसिंह वर्मन। तो कौन सा ठीक हो जाएगा? पहला, दूसरा और तीसरा गलत, यानी कि पहला और दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सांख्य दर्शन के संदर्भ में कौन से सत्य हैं? सांख्य दर्शन कपिल मुनि इनके संस्थापक थे, ठीक है। कपिल मुनि इनके संस्थापक थे, ठीक है। भारत में 6 दर्शन हुए, ठीक है। वेदांत दर्शन पहले है आपके सामने, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, ठीक है, और तीसरे हैं वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, योग दर्शन, ठीक है। तो आपके सामने पहला देखते हैं, यह ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है। देखो जो 7वां सवाल है, ठीक है, यह ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि ये नास्तिक है। दूसरा, इसके अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति का कारण प्रकृति है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो ये जो है तर्कवादी थे, ये जो है
ईश्वरवादी नहीं थे, नास्तिक थे। नास्तिक लोग क्या करते हैं भाई कि सृष्टि की उत्पत्ति का जो है कारण जो है प्रकृति बताते हैं। तीसरा, इसमें यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हेतु प्रत्यक्ष अनुमान शब्द ज्ञान के साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है। बिल्कुल ठीक है, यानी कि इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 और 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 या 7, 8, वैशेषिक दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है। वैशेषिक दर्शन, आप कमेंट करके बताइए कि इनके संस्थापक कौन हैं। मैं भी तो देखूं भाई कि आप क्लास को समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, क्लास देख भी रहे हैं नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो वैशेषिक दर्शन के जो संस्थापक हैं उनका नाम बताइए आप। तो फ्रेंड्स, इनके दर्शन है उल्लूक कणाद। कौन है? उल्लूक कणाद। ठीक है, अब पहला देखते हैं, इसने भारत में भौतिक शास्त्र का आरंभ किया। बिल्कुल ठीक है। देखो ये मानते हैं कि परमाणु भौतिकवाद से ही जो है परमाणुवाद आया। अगर कहा है भाई परमाणुवाद की जो व्याख्या है वो किस दर्शन में है, तो वैशेषिक दर्शन में है। ठीक है। दूसरा, इस दर्शन ने परमाणुवाद की स्थापना की। बिल्कुल ठीक है, देखो मैंने वो बता दिया, ये भी ठीक है। तीसरा, यह नास्तिक धर्म है। बिल्कुल गलत है, ये दोस्तों आस्तिक धर्म है। ठीक है, तो पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। भारतीय संस्कृति के दक्षिण पूर्व एशिया में प्रसार के संदर्भ पर विचार करना है। आपको बताना है जी कौन सा सत्य है। ठीक है, तो भैया आपको 20 सेकंड का समय मिल रहे हैं। हमारे ऑपरेटर जी बैठे हैं, वंश कुमार जी। तो दोस्तों आपको 20 सेकंड का समय है कमेंट करने के लिए। एक बार देख लूँ सही चल रही क्लास? बिल्कुल सही चल रही है, ठीक चल रही है। तो आपको 20 सेकंड का समय है कमेंट करने के लिए, बताना है जी कौन सा कथन सही है। तो पहले देखते हैं, सभी क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति बौद्ध धर्म के माध्यम से फैली। बिल्कुल गलत है जी। देखो बात चल रही है दक्षिण पूर्व एशिया में। देखो चीन जो है बौद्धिस्ट देश है, म्यांमार में हिंदू है, कंबोडिया में हिंदू हैं। ठीक है, तो सभी जो है इंडोनेशिया में भी हिंदू हैं। देखो सभी क्षेत्रों में जो भारतीय संस्कृति बौद्ध धर्म के माध्यम से नहीं फैली, हिंदू धर्म ने भी, हिंदू धर्म का भी एक स्थान है। ठीक है, पहला गलत। दूसरा, वर्मा म्यांमार के पेगू और मोलमेन स्वर्ण भूमि कहलाते थे। इसका जो है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो जो म्यांमार है उसको क्या बोला गया है? स्वर्ण भूमि बोला गया है। ठीक। तीसरा, पांड्य राजाओं ने सुमात्रा में अपनी बस्तियां बसाई थी। बिल्कुल गलत है, देखो पांड्य ने नहीं बसाई थी। ठीक है, तो कौन सा ठीक है? केवल दूसरा ठीक है। दोस्तों चोलों ने बसाई थी, चोलों ने मालदीव पर, सुमात्रा पर आक्रमण किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 6वीं-7वीं सदी में सांस्कृतिक विकास के संदर्भ में कौन सा सत्य है? आपको बताना है। और इतने ज़रा हम पानी पी लें। और आपके सामने जो है 20 सेकंड का समय है कमेंट करने के लिए। कमेंट कीजिएगा।
पहला, 7वीं सदी में संस्कृत के गद्य और पद्य की अलंकृत शैलियाँ का प्रचलन बढ़ा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो संस्कृत का जो विकास है गद्य और पद्य का, इसको बोलते हैं चंपू शैली। क्या बोलते हैं? चंपू शैली, गद्य और पद्य का। तो गद्य और पद्य का 7वीं सदी यानी कि 600 के बाद, ठीक है, जो बाणभट्ट की हरिश्चंद्र है वो भी इसमें लिखी गई है गद्य और पद्य में। तो पहला ठीक है। दूसरा, गद्य में अलंकरण की प्रकाष्ठा वाण की हरिश्चंद्र में मिलती है। बाणभट्ट की हरिश्चंद्र में मिलती है, ठीक है, दूसरा भी ठीक है। तीसरा, देखो हरिश्चंद्र में 8 अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। और 8वें अध्याय में जब हर्षवर्धन की जो सिस्टर है वो बहन जो है विंध्याचल पर्वतमाला में सती होने वाली थी, और तब ये पहुंच जाता है और अपनी बहन को ले आता है, तो उसका वर्णन है 8वें अध्याय में। पहले में स्थानेश्वर में ये अपने राज्य की स्थापना करता है, ठीक है, फिर उसको राजधानी परिवर्तन करता है कन्नौज। तीसरा देखते हैं, 7वीं सदी में देव प्रतिमाएं केवल प्रस्तर यानी कि पत्थर की बनाई गई थी। बिल्कुल गलत है दोस्तों, केवल नहीं। देखो जहाँ केवल आ जाए तो पत्थर के अलावा कुछ नहीं होता। देखो शिव की जो मूर्ति बनाई गई थी वो किसकी थी? कांसे की थी, ठीक है। और देखो इस काल में कांसे, पत्थर और तांबे की भी मूर्तियाँ बनने लगी थी। तो तीसरा गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्राचीन काल में गणित के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ठीक है, आपको बताना है कौन सा सत्य है। जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो या क्लास अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों पूरी क्लास कीजिए, कुछ ना कुछ आपको अवश्य मिलेगा। पहला, भारत में सबसे पहले अंकन और दाशमिक पद्धति का प्रयोग, बिल्कुल ठीक है जी। दशमलव का प्रयोग शुरू हुआ और जीरो का प्रयोग शुरू हुआ। दूसरा, पश्चिमी देशों ने दाशमिक पद्धति चीनियों से सीखी, गलत है। देखो ये सवाल कई बार आ चुका है। जो यूरोप के लोग थे उन्होंने जो शून्य का प्रयोग, दशमलव का प्रयोग किससे सीखा? अरबी लोगों से सीखा। अरब से ये क्या यूरोप गई, ठीक है, दूसरा गलत। तीसरा, दाशमिक पद्धति के प्रयोग का सबसे पुराना उदाहरण ईसा की 5वीं सदी के आरंभ का, बिल्कुल ठीक है। देखो कहते हैं आर्यभट्ट ने शून्य खोज की, परंतु अभी तक ये साबित नहीं हुआ है। परंतु गुप्त काल में दशमलव पद्धति और शून्य का प्रयोग शुरू हुआ था, तो इसलिए तीसरा भी ठीक हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ठीक होगा? पहला और तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 12वां सवाल, नागर शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। कौन सा सत्य है? नागर शैली दोस्तों मंदिर निर्माण की 3 शैली हैं। पहली है आपकी, पहली कौन सी है? नागर, ठीक है, ये भारत के उत्तर क्षेत्र में है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है, ठीक है। दूसरी है आपकी बेसर द्रविड़ शैली, ये भारत के दक्षिण में है,
ठीक है। तीसरी शैली है बेसर शैली, और ये जो शैली है ये भारत के उत्तर में है, और फ्रेंड्स इन दोनों का मिश्रण है ये, ठीक है। ये जो नागर शैली है ये वर्गाकार या आयताकार क्षेत्र में बना हुआ होता है मंदिर, और ये जो है ये गोलाकार में बना हुआ था। इसके ऊपर क्या दोस्तों, मंडप होते हैं, मंडप ऐसे करके, ठीक है। और नीचे से ऐसे, ये ऐसे दोस्तों ऐसे करके ऐसे जाते हैं अंदर, ठीक है। पहला, गर्भगृह या देउल के ऊपर गुंबद नुमा छत बनी होती थी। देखो ये क्या होता है, गर्भगृह का मतलब है जहाँ पर आप मूर्ति की पूजा करते हैं, किसी भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं, तो क्या होगा, आपने देखा होगा कि वहाँ पर ऐसे करके बना होगा, कोई मंदिर है, ठीक है, यहाँ पर झंडा होगा किसी का भी। तो देखो जो ये मंदिर है, मंदिर वहाँ पर जो मुख्य स्थान है वो मूर्ति वाला है, तो मूर्ति के ऊपर का जो होता है गोल 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 गोल, उसको बोलते हैं गुंबदनुमा छत। तो पहला ठीक है। दूसरा, गर्भगृह के सामने मंडप बने होते थे। देखो गर्भगृह के सामने जो दोस्तों मंडप बने हुए थे, चौखंटे, जहाँ पर लोग मंडप या प्रांगण बने होते थे, जहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे। तो कौन सा ठीक है, दूसरा भी ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला और दूसरा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 कथन ए है, अलाउद्दीन खिलजी ने एक गुप्तचर प्रणाली स्थापित की थी। कारण, क्योंकि जब आप कारण और कथन और कारण को सॉल्व करो तो कथन पढ़ने के बाद में जस्ट या आप इसके बाद में क्योंकि जरूर लगाओ, क्योंकि फिर इसको पढ़ो, क्योंकि उसने अमीरों के उत्सवों एवं भोजों पर रोक लगा दी थी। देखो ये तो ठीक है भाई, अलाउद्दीन ने गुप्तचर प्रणाली स्थापित की, ठीक है, परंतु उसका कारण ये नहीं था कि उसने जो है अमीरों के उत्सवों एवं भोजों पर रोक लगा दी थी। देखो उत्सवों और भोजों पर जो रोक लगाई थी उसका कारण ये था कि अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि भाई जो लोग, अमीर लोग जब मिलते हैं तो राजनीतिक बातें होती हैं, और राजनीतिक बातें होने पर जो है लोग शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद राजनीतिक बात जो होती है दोस्तों वो जो है एक आक्रमण का, एक विरोध का रूप ले लेती हैं, और राजा को अपदस्थ यानी कि राजा को हटाने की चालें चलती रहती हैं। तो देखो पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है, परंतु जो कारण आर है एक से व्याख्या नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 20 सेकंड का समय है। आपको क्लास कैसी लग रही है जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। हमने एक चैनल और लॉन्च किया है जिसका नाम है JB स्टडी पॉइंट डिफेंस, ठीक है दोस्तों, डिफेंस। जो बच्चे डिफेंस की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए ये बनाया है, जिनमें पुलिस, आर्मी वगैरह के बच्चे उसमें शामिल होंगे। तो 20 सेकंड का समय है आपको कमेंट करने के लिए। पहले देते हैं, इसके काल में तरमसरिन के नेतृत्व में मंगोलों ने सिंध पर आक्रमण किया। बिल्कुल ठीक है, तरमसरिन। दूसरा, इसने सिंध पर विजय हासिल की। बिल्कुल ठीक है जी। और कलानौर, पेशावर तथा अधिकार कायम किया था। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
ए राइट आंसर हो जाएगा। 15वां सवाल, मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए दोस्तों, टाइम हो चुका है, ठीक है। और 20 सेकंड का समय है आपको कमेंट करने के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक, इसको शॉर्ट में बोलते हैं MBT। इसका जो काल था वो 1325 से लेकर 1351 तक था, ठीक है। और इसके काल में जो सारी योजनाएं बनी वो असफल रहीं। इसको आदर्शवादी जो है, भाग्यवादी भी कहा गया है दोस्तों, इसको जो है आदर्शवादी भी कहा गया है। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था ये, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक पूरे सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा योग्य व्यक्ति था ये, परंतु फिर भी न जाने बेचारे के साथ में क्या हुआ। कहते हैं भाई, कहावत तो ये है कि भाई लोगों का भाग्य ऐसा होता है कि माटी को छुओ तो सोना बनता है, बेचारे ने सोना को छुआ माटी बन गया। दोस्तों, पहला उसका शासनकाल दिल्ली सल्तनत का चरमोत्कर्ष काल था, बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं है। दूसरा, उसके दक्षिण से लौटने के बाद वहाँ विजयनगर और बहमनी, विजयनगर 1336 और बहमनी 1347 में स्थापना हुए। विजयनगर हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने स्थापना की और बहमनी अलाउद्दीन बहमनशाह या हसन गंगू ने साम्राज्यों का उदय हुआ। तीसरा, सिंध विद्रोह के दौरान उसकी मृत्यु हुई थी, बिल्कुल ठीक है। तो कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, ये थी हमारी क्लास। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल JB स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक हमारा चैनल दूसरा लॉन्च हो चुका है, इसका नाम है JB स्टडी पॉइंट डिफेंस। अगर कोई भी आपका दोस्त, सगा संबंधी, रिश्तेदार फौज, पुलिस, ठीक है, और डिफेंस से संबंधित NDA वगैरह की तैयारी करना चाहते हो तो ज़रूर जो है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।